हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है हॉर्नबिल यानी क्लास 11th का सेकंड नंबर चैप्टर। इसके पहले फर्स्ट नंबर जो चैप्टर था उसको मैं कंप्लीट करा दिया हूं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ में उसके साथ साथ उसके उस चैप्टर में जितने सारे वर्ड मीनिंग थे हिंदी में पूरा का पूरा मैं चैप्टर को कंप्लीट करा दिया हूँ। साथ साथ में वर्ड मीनिंग के बाद MCQ के भी क्वेश्चंस कराया हूँ, है ना। इसमें भी सेम पैटर्न पर देखेंगे। इस चैप्टर में भी पहले मैं लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझाने वाला हूँ और उस लाइन में जितने सारे वर्ड मीनिंग होंगे साथ साथ में बताऊँगा। चैप्टर को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराने के बाद क्या करूँगा, सारे वर्ड मीनिंग जितने सारे वर्ड्स होंगे इसमें सब के सब हिंदी मीनिंग के साथ दे दिया जाएगा। वर्ड मीनिंग कंप्लीट करोगे उसके बाद जितने सारे MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, MCQ मतलब समझ रहे हो, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ MCQ इंग्लिश में नहीं रहने वाला, इसके साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भी दिया हूँ ताकि तुम खुद से भी चीज़ों को पढ़ करके समझ सकते हो, है कि नहीं। बात करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अगर तुम्हें अच्छे तरीके से MCQ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं कि वीडियो देख करके तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे कि नहीं, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। और उसमें वर्ड मीनिंग के भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि तुम फ्यूचर के लिए सारे वर्ड मीनिंग को याद कर पा रहे हो कि नहीं। मैं जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पकड़ के यहाँ तक कि घर भी विजिट करता हूँ कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो याद कर रहे हैं या नहीं याद कर रहे। लेकिन अगर तुम बैठे हो बहुत दूरी पर, है ना, हमसे तुम ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे, तो क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर डेली बेसिस पर व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको भेजा जाएगा ऑनलाइन टास्क, है ना, टास्क दिया जाएगा, फिर टेस्ट लिया जाएगा। और यही सारे वीडियोस को देख करके डेली बेसिस पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग को सीख पाओगे और साथ साथ में तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी इंप्रूव होगी। MCQ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो सब भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच को तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 9789837462। इस नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं ग्रुप को ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। इसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम लोग एक साथ रहें, अगर हम लोग सभी एक साथ रहें तो हमें मरने से डर नहीं लगता। ये कहानी है पर्सनली जॉर्डन कुक के। इसको जॉर्डन कुक भी पढ़ सकते हैं, गॉर्डन कुक भी पढ़ सकते हैं। ग भी पढ़ लो, ज भी पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, नाम है, नाम को हम अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। वैसे अंग्रेज हमारे देश में इतने सालों तक शासन किए, है ना, 200-300 सालों तक अगर शासन किए हैं तो कौन हमारे हिंदी वो सीख करके हम मतलब हमारे नाम को अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे थे, है ना। अगर उनको बोलना होता है मोदी जी तो बोलते हैं मोदी जी, है ना, मोदी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब वो अगर हमारे नाम का प्रोनाउंसिएशन तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं तो हम अंग्रेज़ों के नाम क्यों ना कहें। तो चलो जोक्स अपार्ट बात करते हैं यहाँ पर कि इसको जॉर्डन कुक या फिर गॉर्डन कुक पढ़ सकते हैं। इनके को ऑथर हैं एलन ईस्ट, है ना। ये को ऑथर हैं, बस इनको लिखने में मदद किए हैं। ये जो कहानी है ये जॉर्डन कुक यानी गॉर्डन कुक की पर्सनल कहानी है ना। इनके जीवन का एक वृतांत है, एक इनके जीवनी से उठाया गया है, मतलब ये जीवनी का अपना एक हिस्सा लिखते हैं। अब इस कहानी में होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहली बात समझो कि इस चैप्टर में 6 लोग हैं टोटल। एक है जॉर्डन कुक, ऑथर हैं, और इनकी खुद की कहानी है और सच्ची कहानी है। ये बनावटी कहानी, फिक्शनल स्टोरी नहीं है, है ना, इमेजिनरी बेस्ड ये कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित है। ये अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा पर जाते हैं और तूफ़ानों को फेस करते हैं और जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा करके निकलते हैं। हम जाते हैं तीर्थ करने, है ना, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। हम जाते हैं कहीं पर घूमने के लिए तो बोलते हैं कि फ़लाने जगह हम यात्रा करने जा रहे हैं। देखो इनको ऐसी चूल मची है कि ये कह रहे नहीं नहीं हमें समुद्री यात्रा पे जाना है। तो क्यों ज़रूरी है समुद्री यात्रा भी, क्यों ज़रूरी है, इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस भी है। एडवेंचरस काम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि उनको जीवन में लड़ने का एक क्षमता पैदा हो सके उनके अंदर, है ना। जैसे तुम सुबह सुबह क्यों दौड़ते हो, एक्सरसाइज क्यों करते हो, बहुत ज़्यादा योगा क्यों करते हो, ताकि तुम जीवन में आने वाली समस्याओं को अच्छे तरीके से फेस कर पाओ। तो एक्सरसाइज हो गया या फिर कोई भी यात्रा हो गई या फिर कोई भी एडवेंचरस काम, साहसिक काम जो लोग करते हैं, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जीवन में जो भी चुनौती आएंगे उसे आप बहुत अच्छे तरीके से फेस कर पाओगे अगर ये हैबिट बनी रहेगी तो इसलिए भी लोग कई बार एडवेंचरस काम करने जाते हैं, यानी कि साहसिक काम करने के लिए कहाँ जाते हैं,
समुद्री यात्रा पर। कहानी के 6 ऐसे पार्ट हैं, कैरेक्टर हैं, मैं बता देता हूँ। जॉर्डन कुक खुद हो गए जो ऑथर हैं, और ऑथर बोल लो या फिर इस कहानी के नैरेटर बोल लो, है ना। फिर है इनकी वाइफ जिनका नाम होता है मैरी। क्या नाम होता है? मैरी। इसके बेटे का नाम होता है जोनाथन, जो शॉर्ट में ये जॉन बोलते हैं। और इसकी बेटी है एक 7 साल की, उसका नाम है सुजैन, और ये शॉर्ट में उसको स्यू बोलते हैं, है ना। 4 लोग हो गए, जॉर्डन कुक, इनकी वाइफ मैरी, एक जॉन इसका इनके जो बेटा है ना, फिर सुजैन इसकी बेटी है। और ये 2 लोगों को हायर करते हैं अपने साथ, सेलर्स को, सेलर यानी नाविक को। तो एक का नाम होता है लैरी, एक का नाम होता है लैरी, है ना, और ये होते हैं अमेरिका से। फिर दूसरे का नाम होता है हर्ब्स, और ये होते हैं स्विट्जरलैंड से। तो ये 6 नाम दिमाग में बैठा लेना। जॉर्डन कुक खुद हो गए, मैरी इनकी वाइफ हो गई, जॉन इसके बेटे, स्यू इसकी बेटी, लैरी एक नाविक, और हर्ब्स एक और भी नाविक। ये लैरी होता है अमेरिका से, हर्ब्स होते हैं स्विट्जरलैंड से। किस तरीके से समुद्री यात्रा करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर तूफानों के बीच फंस जाते हैं, किस तरीके से एक आइलैंड मिलता है, आइलैंड पर कुछ रिसर्च करने के लिए कुछ लोग जाते हैं उस आइलैंड पर, है ना। इल एम्स्टर्डम होता है उसका नाम, वो द्वीप का नाम, उस आइलैंड का नाम। तो वहाँ पर कुछ लोग इनकी मदद करते हैं और फिर ये अपनी जान बचा पाते हैं, अपनी फैमिली को बचा पाते हैं। इस टाइटल से समझ में ये आता है कि फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस होता है, फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाओगे। वैसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा बताना चाहता हूँ कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि एक होता है अंगूर का गुच्छा, होता है कि नहीं, एक अंगूर का गुच्छा, बहुत सारे अंगूर होते हैं एक गुच्छे में, होते कि नहीं होते। अब तुम देखे होगे फल के दुकान पर, क्या देखे होगे कि एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, इसी गुच्छे से कुछ अंगूर टूट के बिखर जाते हैं, इधर उधर टूट के बिखर जाते हैं। फिर क्या करता है जो फ्रूट सेलर होता है, इस टूटे हुए अंगूर को अलग से इकट्ठा करके अलग भाव में बेचते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? जो गुच्छा वाला अंगूर बच जाता है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, और काफ़ी सस्ता में वो टूटे हुए अंगूर को निकाल देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अगर तुम फैमिली से टूट करके बाहर निकल गए तो तुम्हारी कीमत बस टूटे हुए अंगूर की तरह हो जाती है। लेकिन अगर तुम गुच्छे से चिपके रहे, अपनी फैमिली से चिपके रहे, किसी के बहकावे में आ करके कभी नहीं टूटे अपनी फैमिली से, तो समझ जाना कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस हमेशा बना रहेगा, तुम्हारी कीमत हमेशा रहेगी। और हमारा इंडियन सोसाइटी में ऐसे ही सोसाइटी हैं बहुत सारे जो चाहते भी हैं कि फलाने व्यक्ति का घर इतने अच्छे से चल रहा है, क्यों ना 2 भाई झगड़ा करते हैं, क्यों ना दोनों भाई अलग हो जाते हैं, है ना। और मज़े लेने के लिए हमारी सोसाइटी में एक से आकाश ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि इसकी फैमिली बिखर जाए, टूट जाए। तो हमेशा ये भी कोशिश करना कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, कुछ नैतिकता को भी फॉलो करना है और सीखना भी है। अपनी फैमिली को टूटने से हमेशा बचाना है। भले ही 2 भाई हो, लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो, लेकिन कभी भी ये उम्मीद मत करना कि हम कभी दोनों भाई टूट करके अलग हो जाएं, है ना। कुछ औरतें होती हैं घर में आपस में झगड़ा करके फैमिली को बिखेर देती हैं। उस केस में भी कोशिश करना कि लड़ेंगे बस घर के अंदर, समाज वाले को मजाक एक जो होता है ना मज़े लेने का मौका नहीं देंगे, है ना। तो अपनी फैमिली को बचा करके रखना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो यही सेंटेंस जैसे जॉन नाम का 6 साल का बेटा जो है उसका, वो बोला था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी एक साथ मिल करके रहें। तो अपनी फैमिली के साथ तुम भी एक होकर के रहना, कभी मत बिखरना, कभी नहीं टूटना, फिर तुम्हें मौत भी नहीं डरा सकती, है ना। अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर, लाइन बाय लाइन समझाते हैं। यहाँ पर दिया हमेशा की तरह, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला है कि ध्यान से देखो ये सारे एक्सप्रेशंस को, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, ये सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं इसको ध्यान से देखो और क्या करो, इन्फर दियर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और कहानी के कॉन्टेक्स्ट में, कहानी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ यानी प्रसंग, इसी कहानी से संबंधित मीनिंग का अनुमान पता करो, है ना। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या करो, अनुमान लगाओ। इन्फर का मतलब अनुमान लगाना, कॉन्टेक्स्ट का मतलब इसी से संबंधित, इसी के प्रसंग में, इसी के संदर्भ में, है ना। अब देखते हैं क्या किसका मीनिंग है। यहाँ पर दिया है होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। इसका अर्थ होता है अपनी नाविक क्षमताओं को निखारना। होनिंग का मतलब होता है संवारना, निखारना, है ना। फिर है स्किल यानी क्षमता, और सी फेयरिंग कहने का मतलब है नाविक, है ना, मतलब जो नाव चलाने की एक कला होती है उसको निखारना। तो होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब है अपनी नाविक क्षमताओं को निखारना।
नेक्स्ट है यहाँ पर ओमिनस साइलेंस। क्या है ये? ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अशुभ बोलते हैं उसको। साइलेंस का मतलब चुप्पी या फिर खामोशी, तो बोल सकते हो डरावनी खामोशी या फिर अशुभ खामोशी। मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स अभी देखे होंगे, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पर जो पायलट होते हैं वो जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पर एक संदेश भेजते हैं, मेडे मेडे कह के 3 बार मेडे मेडे, अगर वहाँ से संदेश आ गया, मेडे मेडे अगर बोल दिया, इसका मतलब वो सारे लोग किस चीज़ में है? इमरजेंसी के स्टेज पर हैं, है ना। तो यहाँ पर मेडे कॉल का मतलब होता है आपातकालीन मदद के लिए जो रेडियो पर संदेश भेजा जाता है ऑफिस में, उसको बोला जाता है मेडे कॉल्स, ध्यान रखोगे। फिर है पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। वास्ट ओशन कहने का मतलब होता है बहुत ही विशाल समुद्र, है कि नहीं, महासागर। फिर है पिन प्रिक्स। पिन प्रिक्स कहने का मतलब होता है छोटी छोटी जो रोशनी होती है उसके बारे में कह रहा है ना, लाइट्स जो आ रहे होते हैं। तो पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन कहने का मतलब है विशाल महासागर में छोटी छोटी रोशनियाँ, है ना। फिर है अ टसल्ड हेड। अ टसल्ड हेड का मतलब होता है उलझे बालों वाला सिर। हेड मतलब देख रहे हो, हेड मतलब सिर होता है, टसल्ड का मतलब बिखरे हुए बाल वाला, है ना। तो अ टसल्ड हेड कहने का मतलब उलझे बालों वाला सिर। यहाँ तक क्लियर है जी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं अच्छे ढंग से। तुम लोग पेशेंटली इस वीडियो को देखना, धैर्यपूर्वक देखना, हर सेंटेंस को इतने अच्छे से ब्रेक करके बताएंगे कि तुम्हें भी लगेगा कि हाँ बहुत कुछ सर ने सिखा दिया है। और देखो सिर्फ तुम लोग ये पढ़ रहे हो ना, ये 11th में काम नहीं आने वाला। अगर हर एक वर्ड मीनिंग को याद कर लिए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके, तो इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी अंग्रेजी को लेकर के बढ़ेगी और साथ साथ में तुम्हारा फ्यूचर भी संवरेगा, क्योंकि यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस चीज़ को फोकस करना है ना। आगे क्या है यहाँ जरा बात करते हैं। यहाँ बोला है इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6। जोनाथन 6 मतलब जॉन, इसका जो बेटा है जोनाथन, ये 6 साल का है। डॉक्टर सुजैन जो 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड ओएस मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? देखो ये कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में, है ना, इन जुलाई 1976 यानी 1976 के जुलाई में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, मेरी बेटी जो सुजैन 7 साल की है, और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ, देख रहे हो यहाँ पर प्लाईमाउथ एक जगह का नाम है। मान लो इसमें एमसीक्यू में पूछ देगा कि जो जॉर्डन कुक है या फिर गॉर्डन कुक हैं, ये अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक स्थान से, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि हमारी फैमिली के साथ जो है मेरी पत्नी है ना, मेरा बेटा है जोनाथन जो 6 साल का है, मेरी बेटी जो 7 साल की सुजैन है, और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा पर निकले। आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, मतलब सेट सेल मतलब समुद्री यात्रा पर निकले, है ना, जो कि 200 साल पहले कप्तान जेम्स कुक ने की थी। मतलब ये किससे मोटिवेट हो रहे हैं? 200 साल पहले, मतलब 1976 से 200 साल पहले एक कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति थे। इनके देखा सीखी क्या कर रहे हैं? ये समुद्री यात्रा को मतलब समुद्री यात्रा पर निकलने के लिए ठान लेते हैं, है ना, और चल भी पड़ते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक जगह से। किनको डुप्लीकेट करते हुए? किसकी कॉपी करते हुए? कैप्टन जेम्स कुक की कॉपी करते हुए। ओएस का मतलब होता है समुद्री यात्रा, है ना, ध्यान रखोगे। तो ओएस का मतलब क्या हुआ? समुद्री यात्रा, इस चीज को ध्यान रखना। फिर आगे क्या है? आगे कह रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। यहाँ पर क्या है इसका कहने का मतलब कि बहुत समय से मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन हूँ, 37 साल का एक व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। अपने बारे में मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत समय से मैं 37 वर्ष का एक व्यवसायी और मेरी पत्नी मैरी एक प्रसिद्ध खोजकर्ता, है ना, उसके तरह प्रसिद्ध खोजकर्ता। किसके बारे में ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कैप्टन जेम्स कुक के बारे में, है ना। तो वो जो प्रसिद्ध खोजकर्ता है उनकी ही तरह समुद्री यात्रा करने का सपना देख रहे थे, है कि नहीं। और कितने दिनों से यहाँ देख रहे हो? फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, यानी कि और पिछले 16 वर्षों से हमने क्या किया?
अपना सारा खाली समय ब्रिटिश समुद्रों में अपनी जो नाव चलाने की क्षमता है उसको सुधारने में बिताया। देख रहे हो यहाँ पर ब्रिटिश वाटर है। ब्रिटिश वाटर्स कहने का क्या मतलब है कि जो ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन के समुद्रों में अपनी क्षमता को सुधारने में बिताया 16 साल। यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पर वाटर ना दे करके वाटर्स है। तुम कहोगे कि सर वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं ऑफलाइन क्लास में वैसे भी पढ़ा चुका हूँ, है ना, कि वाटर तो सर अनकाउंटेबल नाउन है, फिर वाटर का प्लूरल वाटर्स कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी वाटर का प्लूरल वाटर्स लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी का प्लूरल बनाया गया है। और भी बात को ध्यान रखना कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया जाए तो उसका मीनिंग उस वर्ड से रिलेटेड नहीं होगा, उसका कुछ और मीनिंग निकलेगा। जैसे वाटर का प्लूरल वाटर्स है तो इसका मतलब पानी नहीं है, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। इसका मतलब क्या अर्थ निकलेगा? समुद्र इसका अर्थ निकलेगा। समझ गए बात को? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर उसका प्लूरल फॉर्म है तो इसका मतलब है उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे वाटर का प्लूरल वाटर्स दिया है तो इसका मतलब पानी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? समुद्र। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लो, एक होता है वुड, ये भी तो तुम्हारा मटेरियल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन, जिसका मतलब होता है लकड़ी, है कि नहीं? तो इसका प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते क्योंकि ये क्या है? मटेरियल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर दे दिया जाए प्लूरल तो इसका अर्थ लकड़ी ना हो करके इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है छोटे छोटे जंगल। छोटे छोटे जंगल को भी क्या बोलते हैं? वुड्स बोलते हैं। तो क्या ध्यान में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम कभी भी नहीं बनाते, लेकिन इन केस कहीं इसका प्लूरल देखने को मिल गया तो इसका अर्थ वो वाला नहीं होगा, इसका कुछ और अर्थ होगा। जैसे वाटर्स है तो इसका मतलब पानी से नहीं है, इसका अर्थ निकलता है समुद्र, है ना, या फिर महासागर। फिर है वुड, इसका अगर वुड्स देखने को मिल गया तो इसका मीनिंग लकड़ी नहीं मिलेगा, इसका मतलब हो जाता है छोटे छोटे जंगल, फॉरेस्ट, है ना, छोटे फॉरेस्ट को कहते हैं वुड्स। तो यहाँ तक उम्मीद है कि तुम अच्छे तरीके से सब कुछ सीख पा रहे होगे, है ना। होनिंग कहने का मतलब है निखारना। सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, क्या होता है इसका मतलब? सी फेयरिंग का मतलब समुद्री यात्रा से संबंधित चीज़ों को, उसके जो स्किल्स होते हैं उसको सुधारने में उन्होंने ब्रिटिश के महासागर में या फिर समुद्र में 16 साल तक बिताया, है ना। लीजर का मतलब होता है खाली समय, स्पेंट का मतलब बिताया। तो अपना खाली समय 16 साल तक कहाँ बिताया? ब्रिटिश के समुद्र में बिताया। किस चीज़ को करने के लिए? अपनी समुद्री यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक तरह से प्रैक्टिस किया समुद्र में जा करके, है ना। मतलब ये समुद्री यात्रा से पहले कितने साल तक प्रैक्टिस किए? 16 वर्षों तक प्रैक्टिस किए थे। MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ कह रहा है आवर बोट वेव वॉकर। देख रहे हो, अपने बोट का नाम भी दे रखा है इसने, अपने नाव का नाम दे रखा है क्या? वेव वॉकर, मतलब तरंगों पर चलने वाली, है ना। यही तो हुआ इसका मतलब। वेव का मतलब तरंग और वॉकर का मतलब चलने वाला, तो तरंगों पर चलने वाला। तो यहाँ पर कह रहा है आवर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। मतलब हमारी जो नाव है वेव वॉकर वह 23 मीटर, है ना, 23 मीटर लंबी है और 30 टन की लकड़ी की बनी एक सुंदर नाव थी जिसे बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था। प्रोफेशनली मतलब ऐसा नहीं है कि जाके पड़ोस को बोले भैया चलो हमारी मदद कर दो बना लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल लोग कहने का मतलब जो नाव बनाने के माहिर होते हैं उसके द्वारा बनाया गया था प्रोफेशनली तरीके से। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। यहाँ पर कह रहा है कि और हमने इसे तैयार करने और सबसे खराब मौसम में इसका परीक्षण करने में कई महीने लगा दिए। ठीक है, टेस्टिंग, कोई भी चीज़, कोई भी मशीन को अगर हम ज़मीन पर उतारते हैं तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि नहीं, तो इसी तरीके से टेस्टिंग करते हैं। रफेस्ट वेदर कहने का मतलब है, रफेस्ट कहने का मतलब खराब से खराब और वेदर का मतलब मौसम। तो खराब से खराब मौसम में भी हम इसका क्या किए? टेस्टिंग किए, परीक्षण किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारी 3 साल की जो योजना वाली
है ना, क्या योजना वाली थी? जो पहला चरण था, फर्स्ट लेग कहने का मतलब पहला चरण, मतलब मान लो कि 3 साल की बात कह रहा है, तो 3 साल में पहला चरण मतलब फर्स्ट 1 साल की बात कह रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी 3 साल की योजना वाली जो 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का जो पहला चरण था वो बिल्कुल ही आरामदायक रहा। पास्ट प्लीजेंटली, बहुत आराम तरीके से पास हुआ, बीता, गुजरा। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कहने का मतलब जब हम अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर के केप टाउन तक पहुंचे, तब तक हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से, आरामदायक तरीके से बीता, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन। मतलब ये कहाँ तक चलने को आ रहे हैं? ये चलने को आ रहे हैं हमारे दक्षिणी जो हिंद महासागर है वहाँ तक आने की इनकी प्लानिंग है। अब ये कह रहे हैं कि देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। कह रहे हैं कि वहाँ से पूर्व की दिशा में जाने से पहले हमने 2 सहायक नाविक को साथ लिए, यानी कि 2 सहायक जो नाविक हैं, नाव चलाने वाले हैं, उसको इन्होंने हायर किया, नौकरी पे रखा। और एक है लैरी विजिल जो अमेरिका से हैं, दूसरा है स्विस हर्ब, है ना। स्विस कहने का मतलब क्या है? स्विस मतलब जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं उसको कहा जाता है स्विस। जैसे हम हैं भारत से तो हमें भारतीय कहा गया, कोई है अमेरिका से उसको अमेरिकी कहा गया। तो इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड से हैं उसको स्विस कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड से हर्ब सिगलर और अमेरिका से लैरी विजिल 2 सहायक नाविक को इसने क्या किया? हायर किया। कहाँ जाने से पहले? पूर्व की दिशा में जाने से पहले। किस लिए? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन, जो हमें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से जो एक है दक्षिणी हिंद महासागर, उसको पार करने में मदद करने के लिए उन 2 व्यक्तियों को हायर किया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर बोल रहा है ऑन आवर, यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। यहाँ मतलब क्या है कि केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन ही हमें तेज तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर गेल्स है ना, गेल्स का मतलब क्या होता है? तेज आंधी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, अगले कई हफ्तों तक ये हवाएं लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब मुझे हवाओं से डर नहीं लगा, है ना। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंगली अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन लहरों की जो ऊंचाई थी वो बिल्कुल ही डरावनी थी, लगभग 15 मीटर तक। मतलब जो कितनी ऊंची थी लहरें? 15 मीटर तक। जो हमारी नाव के जो खंबे हैं उसके बराबर की थी। यहाँ पर एक वर्ड आया है मास्ट। मास्ट का मतलब होता है जैसे मान लो ये नाव है तुम्हारा, है ना, ये नाव है, इस नाव पे हम चल रहे हैं तो देखोगे यहाँ पर 2-3 खंबे लगे रहते हैं और यहाँ पर कुछ तिरपाल इसमें बांधा रहता है। तिरपाल समझते हो, है ना। तिरपाल इस तरीके से करके बांधा रहता है यहाँ पर ताकि हवा उसको इधर की ओर धक्का दे, है ना। तो ये तिरपाल इसकी स्पीड बढ़ाने में मदद करे। अगर हवा के विपरीत दिशा में अगर इसको बांध दिया जाए तो इसका मतलब है कि नाव को स्लो डाउन करने में मदद करे, है ना। तो तिरपाल, एक तो जानते हो तिरपाल किसको कहते हैं, है ना, कपड़े टाइप का जो होता है जिसको बांध के रखते हैं। और ये जो खंबे होते हैं, इसमें खंबे गाड़े होते हैं, उसको मास्ट बोलते हैं, मास्ट, है ना। तो मास्ट का मतलब खंबा भी समझ लो। डिक्शनरी में ढूंढोगे तो इसका मतलब मिलेगा मस्तूल। क्या मिलेगा? मस्तूल। प्योर हिंदी समझ ही नहीं पाओगे कि मस्तूल होता क्या है। तो मैं बता दिया कि नाव में जो लगने वाला खंबा होता है जिस पर हम कपड़े बांधते हैं उसको बोला जाता है खंबा, मास्ट या फिर मस्तूल, है ना। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि क्या हुआ कि यहाँ पर कि मुझे हवाओं से डर नहीं लगा, लेकिन जो ऊंची ऊंची लहरें थी वो बहुत ही डरावनी थी और लगभग
लगभग 15 मीटर तक ऊंची थी ये सारी लहरें, जो हमारे नाव के जो मेन मास्ट था, मेन मास्ट कहने का मतलब जो मुख्य खंबे थे उसके बराबर की थी, है ना। तो इससे पता चलता है ना कि अगर खंबे के बराबर की थी तो हो सकता है क्या, हो सकता है कि नाव को डूबने में भी काफ़ी ज़्यादा वो ये करे, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब डरावना सीन हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ क्या कह रहा है ज़रा देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, एट्रोसियस वेदर मतलब क्या है, एट्रोसियस का मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही भयंकर, वेदर का मतलब मौसम, बहुत ही खराब मौसम के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। कहने का मतलब है यहाँ पर कि मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी हमने एक शानदार छुट्टी मनाई जिसमें क्रिसमस ट्री भी शामिल था। मतलब 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना बड़ा दिन, क्रिसमस डे, है ना, उसी के बारे में ये कह रहा है। फिर बोल रहा है न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नए साल के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं मिला, कोई सुधार नहीं देखा गया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सोन। लेकिन हमने सोचा कि यह जल्द ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और यह बदला भी फॉर द वर्स। बदला तो लेकिन कैसा बदला, बिल्कुल ही बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा बुरे के लिए बदला। मतलब कहने का है कि ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मौसम जो है वो नए साल में अच्छे से ये क्या होगा, बदल सकेगा, लेकिन बदला जरूर, लेकिन अच्छे के लिए नहीं बदला, बहुत बुरे के लिए बदला। मतलब मौसम और भी ज़्यादा खराब हो गया, है ना। आगे क्या कह रहा है, एट डाउन, डाउन का मतलब समझते हो क्या होता है, डाउन का मतलब होता है सुबह का समय, है ना। एट डाउन ऑन जनवरी 2, और देखो डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है, DAWN, डाउन का मतलब सुबह का समय, और एक वर्ड होता है डस्क, आने की शाम का समय। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। डाउन को कई बार कहा जाता है प्योर हिंदी में उषा काल। क्या बोला जाता है, उषा काल, यानी कि भोर के समय को कहा जाता है उषा काल। लेकिन इस डस्क को कहा जाता है गोधूली वेला। अगर अच्छे से समझोगे, हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखा सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं पढ़ाई ही बहुत अच्छे से किया हूँ हिंदी और अंग्रेजी की। तो गोधूली वेला कहा जाता है। वेला का मतलब होता है ना समय, है ना, और गोधूली वेला मतलब शाम के समय को गोधूली वेला कहा जाता है, डस्क बोला जाता है। ये शब्द का निर्माण इसलिए हुआ है गोधूली वेला का कि इवनिंग के टाइम में बहुत सारी गायें आती हैं ना चर के, देखे होगे गाँव में, बाहर से चर के आती है, मतलब खेत तरफ से। तो तुम अपनी गलियों में बैठे रहते हो तो वहाँ धूल उड़ता है कि नहीं, गौ माता के पैर से धूल उड़ता है गलियों में। कब उड़ता है, सुबह के समय या शाम के समय, शाम के समय। सुबह के समय इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि सुबह के समय थोड़ा सा जो वायुमंडल में मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसके कारण धूल बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पाते, है ना। लेकिन शाम के समय में उड़ पाता है क्योंकि वहाँ पर कोई नमी नहीं रह जाती। तो डस्क का मतलब होता है गोधूली वेला, और गोधूली वेला को गोधूली वेला क्यों कहा गया ये मैं तुम्हें समझा दिया, क्योंकि गोधूली यानी कि गौ माता के पैर से जो धूल उड़ रहा है वो शाम के समय में उड़ता है जब वो बाहर से चर के आती हैं, इसलिए इस समय को कहा गया गोधूली वेला। ये हिंदी का पाठ है। लेकिन डस्क का मतलब समझिए कि इवनिंग को ही कहा जाता है डस्क, और फिर गोधूली वेला। जैसे डाउन को कहा जाता है उषा काल, यानी कि भोर का समय, सुबह सुबह। यहाँ पर है एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक। अब गिगेंटिक शब्द कैसे बना जरा देखो। जैसे तुम लोग 9th 10th में साइंस तो पढ़े होगे, तो वहाँ कई बार पढ़े होगे किलो, है ना। तो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 10 के पावर 3 यानी कि 1000 होता है, एक के बाद 3 जीरो, है कि नहीं। फिर इसी तरीके से पढ़े होगे मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6 यानी कि एक के बाद 6 जीरो, एक के बाद 6 जीरो, है ना। इसी तरीके से पढ़े होगे गीगा, गीगा का मतलब होता है 10 का पावर 9, और 10 का पावर 9 का मतलब एक के बाद कितने जीरो, एक के बाद टोटल 9 जीरो। तो देखो कितनी बड़ी संख्या है गीगा, बहुत बड़ी संख्या है कि नहीं गीगा। तो गीगा से ही बना है ये शब्द गिगेंटिक। तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो समझ गए गिगेंटिक शब्द बना कैसे है, इस गीगा से बना है, जिसका मतलब ही होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, है ना। बोल देंगे कि तुमको गिगेंटिक रुपीस है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब 10 के पावर 9 रुपीस है तेरे पास, मतलब बहुत सारी रुपये हैं तुम्हारे पास,
समझ रहे हो। तो इसी तरीके से बना है, जिसका अर्थ होता है गिगेंटिक का बहुत विशाल, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑथर कि एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक। 2 जनवरी की सुबह लहरें बहुत विशाल थीं। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीव एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। यहाँ पर स्टॉर्म जीव का मतलब होता है तूफान में उपयोग होने वाला एक जो छोटा तिरपाल होता है उसको कहते हैं। छोटा सा जो तिरपाल होता है ना, जिसको बांध के रखते हैं खंभे में, उसके बारे में ये कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम जो है वो सिर्फ एक छोटा सा तूफानी तिरपाल यानी स्टॉर्म जीव लगा करके चल रहे थे, फिर भी हमारी रफ्तार 8 नॉट्स थी। अब समझना, इसमें भी कुछ तुम पढ़ पाओगे ज्योग्राफी के टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर नॉट्स है। क्या है नॉट्स? तो नॉट, एक तो नॉट का मतलब होता है गांठ, है ना। नॉट का मतलब गांठ होता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि टाई में तुम गांठ लगाते हो तो नॉट बोलेंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर के साइलेंट होता है, लेकिन नॉट पढ़ते हैं इसको। दूसरा अर्थ इसका होता है समुद्र में यात्रा करने के समय जो नाव की चाल होती है, जो गति होती है, जो उसका स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को कहा जाता है समुद्री टर्म में नॉट्स। तो एक नॉट में कितना होता है किलोमीटर पर आवर? नॉट, एक नॉट में होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। याद रखोगे, जीके का भी क्वेश्चन सीख रहे हो धीरे धीरे, है कि नहीं। जब तुम यूपीएससी के एस्पिरेंट से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा नॉलेज भी इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है भैया हम गूगल में भी अगर लिखेंगे इसके सारे ट्रांसलेशन मिल जाएगा, पता चला तुम इसके ट्रांसलेशन हिंदी वाले को भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं सिखाता हूँ हर एक चीज़ को, हर एक वर्ड को मैं इस तरीके से पोस्टमार्टम करके पढ़ा सकता हूँ, चीर फाड़ करके पढ़ा सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में घुसा सकता हूँ। लेकिन तुम सीख तभी पाओगे जब स्टोरी को ध्यान से समझोगे, समझने के बाद सारे वर्ड मीनिंग को याद करोगे, वर्ड मीनिंग याद करने के बाद सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगाओगे, फिर देखना तुम्हारी अंग्रेजी का जो एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल होता है, समझने की जो एक क्षमता होती है वो डेवलप करेगा, है ना। तब डेवलप करेगा। ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ लिया वर्ड मीनिंग को छोड़ दिया, वर्ड मीनिंग को याद कर लिया एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं किया तो फिर तुम्हारी स्किल नहीं इंप्रूव होगी, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना कि नॉट कहने का मतलब होता है कि एक नॉट में 1.852 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो ये भी स्पीड का ही यूनिट होता है, इकाई होता है, मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है। किसकी मेजरमेंट करने का? नाव जो समुद्र में चलती है उसके स्पीड को मेजर करने का तरीका नॉट होता है, और एक नॉट के बराबर 1.852 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 8 नॉट के हिसाब से हम क्या चल रहे थे, हमारी स्पीड थी। मतलब वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीब, हम सिर्फ एक छोटे से तूफानी तिरपाल लगा करके चल रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, फिर भी हमारी रफ्तार 8 नॉट्स थी। 8 नॉट्स को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे कमेंट करके बताओ 8 नॉट में कितने किलोमीटर पर आवर होगा, ये कमेंट करके बताओगे। क्योंकि एक नॉट के बराबर क्या होता है, एक नॉट के बराबर 1.852 या फिर 1.85 तक भी रख सकते हो किलोमीटर पर आवर होता है। तो बताओ 8 नॉट में कितने किलोमीटर पर आवर होगा, ये स्पीड निकाल करके मुझे कमेंट में बताओगे। मैं देखूंगा कितने शातिर विद्यार्थी हैं हमारे, थोड़े बेसिक से मैथ्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एकिक नियम पढ़े हो कि नहीं? अगर हिंदी से पढ़े होगे तो एकिक नियम, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े होगे तो उसका यूनिटरी मेथड पढ़े होगे कि 10 आम का दाम इतना, तो बताओ 50 आम का दाम कितना। तो वही वाला तो है कि 1 नॉट के बराबर इतना स्पीड, तो 8 नॉट के बराबर कितना स्पीड। देखते हैं कितने बच्चे हमें कमेंट में कैलकुलेट करके सही जवाब देते हैं। जिसको मैं हार्ट वाला दे दूंगा समझ जाना कि तुम्हारा जो है आंसर वो सही है ना। आगे बढ़ते हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर? इसका कहने का मतलब है कि जब जहाज हर लहर की चोटी तक पहुँचता था हम देख सकते थे, चोटी मतलब लहरें की जो चोटी होती है, पीक होती है, उसके बारे में। तो जब जहाज हर लहर की चोटी तक पहुँचता हम देख सकते थे कि एक अंतहीन विशाल समुद्री लहरें हमारी ओर आ रही हैं। और सिर्फ आ नहीं रही, इसकी जो हवा है और जो पानी की फुहार है, इसकी चीखें कानों को चुभ रही थी, है कि नहीं। पेनफुल टू द ईयर्स कहने का क्या मतलब है? पेनफुल टू द ईयर्स का कहने का मतलब है बहुत तेज और असहज आवाज जो हमारी कानों को चुभती हो, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है?
स्क्रीमिंग का मतलब चीखते हुए, चिल्लाते हुए। तो आदमी चीखता चिल्लाता है या हवा चीखती चिल्लाती है? हवा चीखती चिल्लाती यहाँ पर दिया गया है। इससे पता चल रहा है कि हवा को पर्सोनिफिकेशन किया गया है, अलंकार के सेंस में मानवीकरण किया गया है कि नहीं? तो अगर पूछ दे इस सेंटेंस को दे करके स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीब एंड लास्ट अ हेवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। यहाँ पर कहने का मतलब है कि नाव की गति को कम करने के लिए हमने क्या किया? तूफानी जो तिरपाल है, छोटे छोटे जो स्टॉर्म जीब है ना, स्टॉर्म जीब कहने का मतलब जो छोटे तिरपाल है उसको नीचे कर दिया और एक भारी रस्सी को पीछे की ओर गोल आकार में हमने क्या किया? बांध दिया। लूप का मतलब समझते हो? लूप मतलब ऐसे 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 करके घुमाते हो कि नहीं रस्सी को, उसको बोलते हैं एक लूप में करना, मतलब गोल आकार में उसको बांध दिया। मूरिंग रोप का मतलब होता है नाव बांधने वाली रस्सी को बोलते हैं मूरिंग रोप। लास्ट का मतलब यहाँ पर देखो, लास्ट है ना, लास्ट, तो लास्ट का मतलब होता है बांध दिया, लास्ट का मतलब होता है बांधना। और स्टर्न का मतलब होता है जहाज का पिछला भाग। देखो यहाँ पर स्टर्न है ना, इसका मतलब जहाज का पिछला भाग है ना। तो पीछे की ओर हमने क्या किया? उसके पिछले भाग में हमने रस्सी को गोल आकार में बांध दिया। अगला बोल रहा है देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लिफ्ट राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिर हमने हर चीज को 2 बार बांधा। डबल लास्ट, देख रहे हो, डबल लास्ट कहने का मतलब 2 बार हर एक चीज को बांधा, एवरीथिंग, हर एक चीज को बांधा। फिर क्या किया? वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोन्ड आउट स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। फिर कह रहा है कि जो हमने उसमें क्या किया? कुछ प्रैक्टिस भी किया, अभ्यास भी किया, है ना। यहाँ पर ड्रिल कहने का मतलब है लाइफ राफ्ट ड्रिफ्ट, है ना, ड्रिफ्ट नहीं ड्रिल। फिर से देखो, लाइफ राफ्ट ड्रिल कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब बचाव का अभ्यास किया, है ना, जीवन को बचाने का एक ड्रिल किया। नहीं बोलते मॉक ड्रिल हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जब शुरू होने वाला था 2025 में, तो देखे कि नहीं पिछले मंथ में, उसमें क्या कह रहे थे गवर्नमेंट कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मतलब बचाव करने का एक अभ्यास कर रहे हैं। ड्रिल का मतलब अभ्यास कर रहे हैं, है ना। लाइफ राफ्ट का मतलब जिंदगी को बचाने का एक अभ्यास कर रहे हैं। तो वो क्या किए? जब हर चीज को 2 बार बांध दिए तो उसके बाद वहां पर नौका अभ्यास करने लगे, नाव पर से ही प्रैक्टिस करने लगे। हो सकता है कभी पानी में कूदते होंगे, फिर कूद करके कैसे पानी में चढ़ेंगे, उसका एक बचाव का अभ्यास करना शुरू कर दिया। और रस्सियों से खुद को भी बांधा, है ना। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, अपने आप को, लाइफ लाइन कहने का मतलब जितने भी वहां पर जिंदगी थे, है ना, सबको क्या किया? अटैच किया, बांधा। लाइफ लाइन्स कहने का मतलब इंसानों के बारे में कह रहा है। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। फिर क्या किया? बारिश के जो जैकेट है और लाइफ जैकेट है उसको पहना और इंतजार करने लगा। समझ गए? डोंट ऑयल स्किन्स का क्या मतलब है? इसका एक ऑयल स्किन जो होता है ये होता है तुम्हारा एक तरह का रेनकोट, है ना। रेनकोट जैसी एक जैकेट होती है जो समुद्री यात्रा करने से पहले पहनते हैं लोग, है ना, ताकि बारिश से भी बचे और डूबने से भी बचे। और लाइफ जैकेट का मतलब होता है डूबने से बचाने वाला जैकेट, है ना। और ये सबको पहना, उसके बाद ये क्या करने लगे? वेटेड, आने की इंतजार करने लगे। अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला यहाँ पर बोल रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है आने वाला। डिसास्टर का मतलब होता है विपत्ति, है ना, समझ रहे हो। डिसास्टर कहने का मतलब होता है खतरा, है ना, खतरा फिर विपत्ति। इम्पेंडिंग का मतलब जो आने वाला है। केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमिनस साइलेंस। कह रहा कि शाम 6 बजे के आसपास पहली बार किसी आने वाले खतरे की आशंका एक डरावनी चुप्पी से हुई। ओमिनस साइलेंस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ और फिर डरावनी, साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी और फिर खामोशी। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ समुद्र के बारे में, क्योंकि समुद्र के किनारे ही मैं 4.5 साल अपने जीवन का बिताया हूँ। बहुत ही गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत कुछ मेरे को सीखने को भी मिला, बहुत कुछ टीचिंग भी किया, बहुत कुछ लर्निंग भी किया। तो मैं बता सकता हूँ कि समुद्र में क्या होती है ना। जब भी कोई तूफान आने वाला होता है समुद्र में, कभी भी कोई सुनामी आने वाला होता है तूफान में, तो वहाँ के आजू बाजू जितने भी तट होते हैं, तट कहने का मतलब सी शोर जो होता है ना, बीच जो होता है,
वहाँ बिल्कुल हवाएं शांत हो जाती हैं। समुद्र की हवाएं कभी शांत नहीं होती। तुम समुद्र के किनारे खड़ा रहना, इतनी जोर से हवा चलती कि मत पूछो, है ना। कभी गए होगे तो नोटिस किए होगे। लेकिन जब कोई खतरा आने वाला रहता है, सुनामी आने वाला होता है या फिर कोई तूफान आने वाला होता है, समुद्री तूफान, तो आजू बाजू की हवाएं जो है बिल्कुल ही खामोश हो जाती हैं। एक जरा सा हवा नहीं चलेगा और यही संकेत होता है, और यही संकेत को देख करके अगल बगल के लोग सारे भाग खड़े होते हैं और जितने दूर जा सकते हैं उतने दूर चले जाते हैं। सिर्फ इंसानों की बात नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ की समझ जानवरों को भी होती है और जानवर भी कई जगह भाग खड़े होते हैं पहले से ही कि अब सुनामी आने वाला है। तो उसी अशुभ या फिर वही डरावने साइलेंस के बारे में ये कह रहा है। और कैसे पता चलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा कोई खतरे की आशंका है, आने वाले खतरे के बारे में कह रहा है, इम्पेंडिंग डिसास्टर के बारे में कह रहा है, इसलिए उसे पता चलता है क्योंकि बहुत ही डरावने तरीके से अचानक समुद्र में शांति हो जाती है, चुप्पी हो जाती है, खामोशी हो जाती है ना। फिर क्या कह रहा है यहाँ, द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। कह रहा है कि हवा थम गई और आकाश तुरंत अंधेरा हो गया, आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। कहने का मतलब है यहाँ पर कि फिर से एक बार क्या होती है, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। उस ग्रोइंग एयर का मतलब देख रहे हो, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ बढ़ रही होती है। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। कहने का मतलब कि जहाज के पीछे एक विशाल बादल उभर आता है। एफ्ट का मतलब होता है जहाज के पीछे वाला हिस्सा, है ना। और टावर का मतलब एकदम खड़ा हो जाना, वर्टिकली, है ना, बहुत ऊंचा खड़ा हो जाना। तो वही चीज़ कह रहा है कि जहाज के पीछे एक विशाल बादल आकर के खड़ा हो गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। कह रहा है कि डर के साथ मैंने महसूस किया कि वह बादल नहीं था, बल्कि ऐसी लहर थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, है कि नहीं। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। कह रहा है यहाँ पर कि वह लहर एकदम सीधी ऊपर खड़ी थी। वर्टिकल का मतलब सीधी ऊपर खड़े होना, है ना। और बाकी लहरों से लगभग 2 गुनी ऊंचाई की थी। और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वह टूट करके ऐसे गिर रहा था मानो कि बहुत ज़्यादा डरावना हो। फ्राइटफुल का मतलब बहुत ज़्यादा डरावना। ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब उसके लहरों की ऊंची ऊंची जो चोटाई है, जो चोटी है, उसका भरभरा करके टूट के गिरने को कह रहा है यहाँ पर, है कि नहीं, कि उसका ऊपरी वाला जो भाग है वो टूट करके गिर रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा फ्राइटफुल यानी कि डर लग रहा था। अब यहाँ बात करते हैं क्रेस्ट के ऊपर। देख लो, एक वेव होता है, वेव ऐसे आता है, देखे होगे 9वां 10वां में तो वेव के बारे में पढ़े होगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तरंग तो पढ़े होंगे, पढ़े हो कि नहीं। तो इस वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है क्रेस्ट, यानी कि इसकी चोटी। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। मैं तुम्हें अच्छे से फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ट्रफ का मतलब होता है ये नीचे वाला पार्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है लहर के ऊपरी वाला भाग। और 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और फिर 2 लगातार और फिर कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसको मीटर में मापा जाता है ना। नैनोमीटर में भी मापा जाता है, लेकिन समुद्री लहरें जो है वो नैनोमीटर मिलीमीटर में नहीं नापा जा सकता। उसकी लहरें बहुत लंबी लंबी हो सकती हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी की ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि देखो ये कितनी ऊंची लहर है, क्रेस्ट के बारे में। तो यहाँ तक समझ पा रहे हो। और ध्यान देना, 2 लगातार क्रेस्ट या फिर 2 लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है वेव लेंथ, यानी कि वेव की लंबाई, जिसको मेजर किया जाता है मीटर में। और उसका सिंबल होता है लैम्बडा। लैम्बडा को ऐसे लिखा जाता है, अगर तुम लोग फिजिक्स थोड़ा बहुत देखे होगे तो क्रेस्ट का मतलब मैं अच्छे से समझा दिया कि क्रेस्ट का क्या अर्थ होता है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब था कि एक जो लहर आई थी वो बिल्कुल ऊपर सीधी खड़ी थी और बाकी लहरों से कितनी ऊंचाई पर थी? 2 गुनी ऊंचाई की थी। और उसका ऊपरी वाला क्रेस्ट वाला जो हिस्सा था वो भरभरा करके टूट रहा था, जो बिल्कुल ही डरावना था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ में ये क्या कह रहा है जरा देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द रोर। रोर का मतलब समझते हो?
गुर्राना, तो कौन कौन गुर्राता है, गरजता है? तो बादल भी गरजता है, शेर भी गरजता है। 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर द टाइगर किंग पढ़ोगे, जो 10 दिन का जो राजा पैदा लेता है 10 दिन का ही होता है, वो 10 दिन में ही बोल पड़ता है, गुर्राने लगता है, मुझे टाइगर नहीं डरा सकता, इस तरीके की आवाज़ निकालता है। तो वहाँ भी रोर शब्द का इस्तेमाल है, मतलब इंसान भी गुर्रा सकता है, बादल भी गुर्रा सकता है, गरज सकता है, या फिर शेर तो गरजता ही है ना। तो यहाँ पर देखते हैं किसके गरजने की बात कही गई है, मतलब तेज हवाओं के बारे में भी यहाँ पर कहा गया होगा, है ना। गड़गड़ाहट की आवाज़, या फिर गुर्राने की, गरजने की आवाज़, या फिर बादल की भी आवाज़ हो सकती है। थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी की भी आवाज़ के बारे में कह सकते हैं। तो देखते हैं, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ और तेज हो गई, इंक्रीज दिया ना, इंक्रीज और भी तेज हो गई। और जब जहाज का पिछला हिस्सा, स्टर्न है ना यहाँ पे, स्टर्न का मतलब होता है जहाज का पिछला हिस्सा, तो जब जहाज का पिछला हिस्सा लहर की सतह पर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, और एक पल को मुझे ऐसा लगा कि हम लहर के ऊपर चढ़ सकते हैं, है ना, राइड ओवर इट मतलब उसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। बट देन अ ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिर एक जोरदार धमाके ने मेरे डेक को हिला दिया। शुक का मतलब क्या, शुक का मतलब शेक मतलब हिलाना होता है ना, शेक मतलब हिलाना, और इसका सेकेंड फॉर्म शुक। तो एक बार जोरदार धमाके से ऐसा लगा कि मेरे डेक को हिला दिया। अब डेक कहने का क्या मतलब है? डेक का मतलब जो सामने वाला पार्ट होता है, डिक्की समझते हो, तुम्हारे बाइक में डिक्की होता है कि नहीं, डिक्की होता है ना, एक बॉक्स टाइप का बना हुआ, तो उसी तरीके से जो सामने वाला स्ट्रक्चर होता है नाव का, उसके बारे में कह रहा है कि डेक को हिला करके रख दिया ये जोरदार धमाके ने। देखते हैं कि कौन सा जोरदार धमाके हुई है यहाँ पे। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. कहने का मतलब है कि एक हरा कलर का और सफ़ेद पानी का एक तूफानी बहाव जहाज पर आकर के अटैक कर देता है, मानो कि वो मेरे ऊपर टूट पड़ा हो, है ना। ब्रोक ओवर शिप यानी कि शिप के ऊपर टूट पड़ा है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर है स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। स्टीयरिंग समझते हो, जैसे गाड़ी चलाते हो 4 व्हीलर, तो स्टीयरिंग होता है ना इस तरीके का एक स्टीयरिंग, जिसको पकड़ करके हम इधर इधर घुमा रहे होते हैं डायरेक्शन में, है ना, समझ रहे हो। तो उसी को स्टीयरिंग व्हील कह रहा है कि मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और मुझे यह महसूस हुआ कि मैं जहाज से बाहर उड़ करके पानी में डूब रहा हूँ, ऐसा उसे महसूस हुआ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डर के मारे कि मैं अपने नज़दीक आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जब मेरी चेतना खो रही थी, मतलब कि यहाँ पर देखो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। चेतना का मतलब समझते हो, कोई लड़की का नाम नहीं चेतना। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश में होना, है ना। तो अपने होश को जब मैं लूज कर रहा था, खो रहा था, अपनी चेतना को खो रहा था, है ना, मुझे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। समझ रहे हो क्या नहीं? वैसे भी कोई बेहोश होने वाला होता है ना, तो दुनिया के सारे टेंशन भूल जाता है, सिर्फ बेहोश रहता है। पीसफुल, बेहोशी में लोग तो वैसे भी पीसफुल महसूस करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ तक समझ गए, मतलब मौत के पास होने पर भी शांति महसूस करना, ये कौन से लिटरेरी डिवाइस को बता रहा है। लिटरेरी डिवाइस मतलब सीबीएसई वाले बच्चे अच्छे से समझेंगे, या फिर आईसीएसई वाले। लिटरेरी डिवाइस कहने का मतलब कौन से अलंकार की बात कही गई है अंग्रेजी में, तो इसको कहा गया है आयरनी, कि मौत भी सामने हो और वो शांति महसूस कर रहा हो। तो इस सेंटेंस से पता चलता है किस चीज़ के बारे में, इस सेंटेंस से पता चलता है आयरनी के बारे में, जिसको हिंदी में विडंबना बोलते हैं, है कि नहीं। चलो जी, बहुत डिटेल में एमसीक्यू में देखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन मैं सेट किया तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी इंप्रूव करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे कह रहा है अनएक्सपेक्टेडली का कहने का मतलब अचानक से, है ना, जब जैसा मैं उम्मीद नहीं किया था उस तरीके से। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स मतलब उसके पहले तो पानी में डूब रहा था, फिर इसके सिर बाहर आए। पॉप्ड आउट का मतलब बाहर आना, है ना। A few meters away, wave walker was near capsizing, her masts almost horizontal.
कह रहा है कि कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर किसका नाम है, तो पहले बता दिया हूँ, वेव वॉकर मतलब उसके नाव का नाम है ना। तो उसकी नाव जो वेव वॉकर है डूबने ही वाली थी, है ना। वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब डूबना, नाव का डूबना, डूबने ही वाली थी। लेकिन उसके जो खंभे थे, हर मास्ट जो खंभे थे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और बिल्कुल ही समानांतर हो चुके थे। हॉरिजॉन्टल मतलब खंभा तो ऐसे होता है, लेकिन खंभा टूट करके या फिर गिर करके ऐसे हो चुका था, नाव के बराबरी हो चुका था, समानांतर हो चुका था, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर जरा देखते हैं। यहाँ पर है, कहाँ गए, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिंग, हाँ यहाँ, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, हर कहने का मतलब अपने नाव के बारे में कह रहा है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। कहने का क्या मतलब है, मेन बूम जो है ना, इसका मतलब होता है जो मुख्य तिरपाल को पकड़े रखने वाला जो एक डंडा था उसके बारे में कह रहा है। गार्ड रेल का मतलब होता है जैसे तुम्हारे सीढ़ी में, घर में भी होता है ना गार्ड रेल्स, रेलिंग्स नहीं होते सीढ़ी के किनारे, जिसको पकड़ करके छोटे छोटे बच्चे या फिर बूढ़े लोग सीढ़ी को चढ़ रहे होते हैं, उसी को बोला जाता है गार्ड रेल्स। टाउट का मतलब यहाँ पर समझो, यहाँ पर है ना टाउट, TAUT, इस टाउट का मतलब है कस करके खींचा हुआ होना। अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल ही सीधा होना, है ना। और हर्ड का मतलब होता है फेंका हुआ, फेंक दिया एक तरह से मानो। तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब है कि देन यानी कि उसके बाद एक लहर ने वेव वॉकर यानी कि मेरे नाव को सीधा कर दिया और मेरी सुरक्षा रस्सी खींच करके तन गई, है ना, खींच गई, पूरा टाइट हो गई। मैंने फिर उसके बाद जो रेल गार्ड्स है ना, गार्ड रेल्स जो है, जो बोलते हैं सुरक्षा जो रेलिंग है, उसको पकड़ लिया और हवा में उड़ते हुए वेव वॉकर के मुख्य तिरपाल से टकरा गया, है ना। मतलब पानी के अंदर वो फेंका गए थे, फिर कैसे वो नाव पर आते हैं, तिरपाल से कैसे टकरा गए, उस बात को ये बता रहे हैं, है ना। अगला क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाद की लहरों ने मुझे डेक पर एक फटे पुराने गुड़िया की तरह फेंक दिया। लाइक या रैग डॉल का मतलब है क्या, इसका मतलब है कि एक फटे पुराने गुड़िया की तरह फेंक दिया मुझे, कहाँ पर, डेक पर। डेक कहने का मतलब सामने वाले भाग जो है नाव का, उसके बारे में। फिर बोल रहा है माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, ओ माई गॉड, मेरी बाईं साइड की जो पसलियां हैं वो टूट गई। माई माउथ फील्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टूथ, और टूटे हुए जो दांत थे उससे मेरा मुंह भर गया, मतलब मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। फिर बोल रहा है समहाउ, किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए ठीक दिशा में मैंने मोड़ दिया और मजबूती से पकड़ लिया। हैंग ऑन का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। हैंग ऑन, ये हैंग ऑन का सेकेंड फॉर्म है। तो हैंग ऑन का मतलब होता है कस करके पकड़ना, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सीधा सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। जैसे हैंग का मतलब लटकना होता है, फिर फांसी देना होता है, लेकिन यहाँ लटकने से भी नहीं है, फांसी देने से भी इसका अर्थ नहीं है। हैंग के साथ यानी वर्ब के साथ जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, जैसे यहाँ पर ऑन आया है, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, हैंग ऑन का मतलब कस करके पकड़ना, है ना। और लाइन अप का यहाँ पर क्या है, लाइन अप मतलब लाइन अप कर दिया, अपने नाव को लाइन अप कर दिया, मतलब उसके ठीक दिशा में कर दिया, ठीक है, लाइन अप कर दिया, ठीक दिशा में कर देना। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब पानी ही पानी थे चारों ओर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। कह रहा है यहाँ पर कि मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज के नीचे पानी भर गया है, लेकिन मैं स्टीयरिंग को छोड़ करके यह देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सडनली द फ्रंट हैच, फिर से देख लेता हूँ। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। मैरी कौन है, उसकी वाइफ है ना। यहाँ पर बोल रहा है अचानक सामने का दरवाजा खुल गया। हैच का मतलब होता है, यहाँ पर हैच जो है ना, हैच का मतलब दरवाजा, जो जहाज का दरवाजा होता है उसको बोलते हैं हैच, और फ्रंट का मतलब सामने वाला, है ना।
थ्रोन ओपन का मतलब एकदम झटके के साथ जो खुलना होता है उसको कहते हैं। कि अचानक सामने का दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया और मुझे कौन दिखी? मैरी, यानी मैरी अपीयर्ड हुई, वहां पर प्रकट हो गई एक तरह से, है ना। अपीयर का मतलब वहां पर सामने आ गई। वी आर थिंकिंग, और मैरी क्या कह रही है यहाँ पर? बोल रही है वी आर थिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। शी स्क्रीम्ड का मतलब उसने चिल्लाया, और क्या कहा? कि हम डूब रहे हैं, है ना। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जो है सारे के सारे टूट गए हैं। स्मैश्ड का मतलब टूट गए। वी आर फुल ऑफ वाटर्स, और अंदर पूरा पानी भर गया है, चारों ओर पानी से हम भर गए हैं, है ना। फिर बोल रहा है टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। व्हील को पकड़ो, मैंने चिल्लाया और खुद दरवाजे की ओर भागा। स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है तेजी से भागना, हड़बड़ी में कहीं दौड़ना या फिर कहीं चढ़ना, है ना। हैच का मतलब दरवाजा, तो मतलब दरवाजे, मैं चिल्लाया जोर से और बोला कि व्हील को पकड़ो, है ना, और खुद दरवाजे की ओर भाग गया, है ना। फिर आगे क्या है यहाँ पर? आगे कह रहा है लैरी एंड हर्ब। पता है लैरी अमेरिकन है, हर्ब है स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड का, दोनों नाविक को हायर कर रखा है। वर पंपिंग लाइक मैडमैन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लैरी और हर्ब पागलों की तरह लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे थे। पंपिंग का मतलब होता है बाहर पंप से निकालना, है ना। पंपिंग का मतलब पानी को निकालना, है ना। वाटर पंप चला करके उसको बाहर पानी की ओर निकालना। और लाइक मैडमैन का मतलब बिल्कुल ही पागलों की तरह। Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. कह रहा है कि टूटे हुए लकड़ी के जो तख्ते थे वो अजीब कोनों पर लटक रहे थे, अजीबो गरीब तरीके से वहां पर लटके हुए थे। जहाज का पूरा दायां हिस्सा अंदर की ओर दब गया था। कपड़े देख रहे हो, क्लोथ्स, क्रॉकरी यानी कि बर्तन, चार्ट्स यानी कि जितने सारे मैप्स थे, नक्शे थे, टीन्स यानी कि जितने सारे डब्बे थे छोटे छोटे, और जो टॉयज यानी कि खिलौने थे, स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, सारे के सारे गहरे पानी में तैर रहे थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं आगे कहाँ तक पढ़ाना। हाँ, इस लाइन तक पढ़ाना है ना, यहाँ तक पढ़ाना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? हाँ, आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। यहाँ पर कह रहा है क्या? यहाँ पर कह रहा है कि आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। मैं आधा तैरते हुए और आधा रेंगते हुए बच्चों के केबिन में पहुंचा। बच्चों के केबिन का मतलब क्या है? केबिन का मतलब जो छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे बोट्स में जहाँ पर बच्चे थे, वहां तक रेंगते हुए पहुंचा और आधा तैरते हुए पहुंचा, यानी कि नाव में भी पानी भर चुका है ना, तभी तो वहां तैर रहा है। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, यानी कि मैंने पूछा क्या तुम सब ठीक हो? एस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। सबने कहा हाँ। ऊपर वाले जो बंक थे, बंक कहने का मतलब है जो जहाज में सोने का बेड होता है ना, सोने के लिए जो बेड होता है यानी कि खटिया होता है, चारपाई होता है, उसको बोल रहा है बंक। तो ऊपर के बंक से आवाज दिया कि हाँ हम लोग सब ठीक हैं, एस वी आर ऑल राइट, है ना। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एबव हर आइज। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि सू यानी सुजैन, उसकी जो बेटी थी 7 साल की सू, उसको सुजैन को शॉर्ट में बोल रहे हैं ये सू, है ना। यहाँ पर SUE है ना, ये सेड सू, तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि लेकिन मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। सू ने अपनी आंखों के ऊपर एक जो सूजन हो गया था, फूल गया था, उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि हाँ लेकिन हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। मतलब फूल गया है, इसका मतलब बहुत पहले उसको चोट लगी है, फिर भी वो अपने पापा को नहीं बता रही है ना। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पास सिर की चोटों की चिंता करने के लिए कोई समय नहीं था, है ना। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। कह रहा है कि हथौड़ा और स्क्रू मतलब समझते हो, जो कील उल डालते हैं ना दीवार में या फिर किसी के भी दीवार में, उसको बोलते हैं स्क्रू। एंड कैनवस, कैनवस कहने का मतलब होता है एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जो जहाज को मरम्मत करने के लिए काम में आता है ना। तो कैनवस का मतलब मोटा कपड़ा। कैनवस के तुम लोग शूज़ भी देखे होगे ना, पहने होगे कई सारे बच्चे। तो
मोटे कपड़े, बस समझ लो कि कैनवस का मतलब मोटा कपड़ा होता है। यहाँ पर बोल रहा है हथौड़ा को लिया, स्क्रू और कैनवस को खोजने के बाद मैं कठिनाइयों से डेक पर लौट पड़ा, है ना। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, डेक पर मैं कठिनाइयों से पहुंच सका। विथ द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दायां हिस्सा खुल चुका था, है ना। विथ द स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, जो दायां साइड का जो हिस्सा होता है उसके बारे में कह रहा है ना। बैस्ट ओपन मतलब अचानक झटके के साथ ओपन हो गया, खुल गया। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। यहाँ पर कहने का मतलब कि हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। ब्रोक ओवर अस का मतलब हमारी ओर पानी पूरा का पूरा आ रहा था। विथ ईच वेव, देख रहे हो, ईच वेव मतलब हर एक लहरों के साथ पानी जो है हमारे तरफ अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अब यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं मरम्मत नहीं कर पाता तो हम लोग निश्चित रूप से ही डूब जाते, है ना। संक का मतलब डूब जाते, सिंक का मतलब डूबना, है ना। फिर आगे है somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। कह रहे हैं कि किसी तरह मैंने कैनवस को फैलाया, यानी जो मोटा कपड़ा होता है कैनवस उसको फैलाया और वाटरप्रूफ हैच कवर को बड़े बड़े छेदों पर कस करके लगाया। ठीक है। फिर बोल रहा है सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट was now being deflected over the side। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ पानी अब भी नीचे जा रहा था, लेकिन ज़्यादातर पानी अब बाहर की ओर मोड़ दिया जा रहा था, है ना। स्ट्रीम बिलो का मतलब नीचे की ओर बहना और डिफ्लेक्टेड का मतलब दिशा बदल देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्री। इसको डेब्री पढ़ते हैं, डेब्री यानी मलबा होता है, डेब्रिस नहीं पढ़ते, इसको डेब्री ही पढ़ते हैं, है ना। स को नहीं पढ़ा जाता लास्ट वाला। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। क्या कह रहा है यहाँ पर कि और समस्याएं तब आई जब हाथ से चलने वाले जो पंप थे वो केबिन में तैरते मलबे से बंद हो गए और इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब बंद, मतलब तार में आग लग जाता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले तार में, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। यहाँ बोल रहा है पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor। यहाँ पर कहने का मतलब है कि डेक पर वापस आकर के मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो हैंड पंप थे वो लहरों में बह चुके थे। साथ ही साथ जो मुख्य तिरपाल था, सहायक तिरपाल था, कुछ जो नावें की सामान थी, है ना, और मुख्य जो लंगर भी था वो भी वहाँ पर जा कर के बह गया था। समझ रहे हो। एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर जो न्यूज़ कहने वाली जो महिलाएं होती है ना, देखते हो सुंदर सुंदर महिलाओं को, पुरुषों को भी एंकर बोला जाता है, तो न्यूज़ कहने वाले व्यक्तियों को भी एंकर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एंकर का मतलब होता है जहाज़ को रोकने वाला जो लंगर होता है ना। कैसे रोकते हैं, जैसे मान लो कि ये नाव है तुम्हारा, है ना, तुमको इसको स्थिर रखना है तो क्या करते हैं, जमीन में एक खुट्टा गाड़ते हैं, है ना, ये रस्सी से इसको बांध देते हैं। तो जो खुट्टा गाड़ते हो ना, इसको लंगर कहा जाता है, एंकर कहा जाता है रस्सी के साथ। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें डूबने लग गई थी। रेंस्ड ओवर बोर्ड का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर है रेंस्ड ओवर बोर्ड। रेंस्ड ओवर बोर्ड का मतलब होता है जबरदस्ती लहरों में खींच करके बाहर गिर जाना, है ना, ये चीज़ होता है। ओवर बोर्ड का मतलब बोर्ड से बाहर गिर जाना। रेंस्ड का मतलब होता है जबरदस्ती लहरों में, है ना, खींच करके बाहर गिर जाना, रेंस्ड ओवर बोर्ड कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। डिंगीज का मतलब होता है छोटी छोटी नावें, है ना। डिंगीज का मतलब कहाँ गया, डिंगीज का मतलब छोटी छोटी नावें। ये ऑब्सलीट वर्ड्स भी इसमें कुछ दे रखा है, मतलब जो प्रचलन में वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके बारे में भी ये दे रखा है। छोटी छोटी नावों के बारे में ये कह रहा है। छोटी छोटी नावों कहने का क्या मतलब है, बड़े बड़े नाव में भी कुछ कुछ सैंपल वाले जो रहते हैं ना, खिलौने टाइप के, वो भी सारे बह चुके होते हैं, उसके बारे में ये कह रहा है। फिर क्या बोल रहा है, देन आई रिमेंबर्ड, उसके बाद मुझे याद आया। क्या याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर।
बोल रहा है कि फिर मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के नीचे एक और भी इलेक्ट्रिक पंप था, है ना। चार्ट रूम कहने का क्या मतलब है? चार्ट रूम कहने का मतलब है जहाँ पर मैप चिपकाए हैं, है ना। समुद्री यात्रा करने से पहले लोग मैप भी ले जाते हैं, नक्शा भी ले जाते हैं अपने साथ, डायरेक्शन को देखने वाला, है ना। तो वो सारे नक्शे जिस रूम में रखे हैं उस रूम के बारे में कह रहा है कि फिर मुझे याद आया कि हमारे पास जो नक्शे वाला रूम है उसके नीचे एक इलेक्ट्रिक पंप एक्स्ट्रा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। अब यहाँ पर वो थोड़ा खुश होता है कि मैंने उसे पाइप से जोड़ा और राहत की सांस लिया कि वह काम कर रहा था। पाइप से किसको जोड़ा? इलेक्ट्रिक पंप को, है ना। फिर बोल रहा है द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कह रहा है रात बहुत लंबी और बेहद ठंडी भी थी, जिसमें लगातार पंप को चलाना, जहाज को चलाना और रेडियो पर काम करना, ये सारे काम शामिल थे, है ना। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। अब यहाँ बोल रहा है हमारे आपातकालीन जो संदेश दिए जा रहे थे, मेडे मेडे जो कहा जा रहा था, है ना, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस पृथ्वी के बहुत दूर किसी कोने में कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मैं बार बार मेडे मेडे चिल्ला रहा हूँ रेडियो पर कि कोई मुझे मेरी मदद करने के लिए आए, लेकिन कोई मदद नहीं आ पा रहा था। मेरे संदेश का कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। जब नहीं मिल रहा था तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि मैं भैया पृथ्वी से बहुत दूर चला आया हूँ, है कि नहीं। रिमोट का मतलब सुदूर होता है, बहुत दूर, किसी वर्ल्ड के किसी कोने में हूँ, इस दुनिया के किसी दूर में किसी कोने में हूँ, तो वहाँ तक कोई मेरी आवाज़ को भला क्यों सुन पाता, है ना। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है सूज हेड हैड स्वलन अलार्मिंगली। सू का सिर बहुत ही चिंताजनक रूप से सूज गया था, फूल गया था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। देखते हो किसी के आंखों पे चोट लग जाती है ना तो उसकी आंखें सूज जाती हैं और चारों तरफ से काले निशान हो जाते हैं, तो वही कह रहा है शी हैड टू एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, ब्लैक आइज, यहाँ बोल रहा है उसके दोनों आंखों के चारों ओर बहुत बड़े बड़े काले निशान हो चुके थे, और किसके कारण? सूजन और चोट के कारण। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और अब उसने हमें अपने हाथ पर एक गहरा घाव भी दिखाया। When I asked her, है ना, when I asked why she hadn't made more of her injuries before this। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है कि जब मैंने पूछा कि उसने अपने चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, she replied, तो उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब उस छोटी सी 7 साल की बच्ची में भी कितनी समझदारी थी कि वो अपने पिता को, परेशान पिता को, जिसके लेफ्ट साइड के रिब्स टूट चुके हैं, पसलियाँ टूट चुकी हैं, दांत सारे टूट चुके हैं, मुंह पूरा खून से भरा हुआ है, उतना परेशान होने के बावजूद भी हमें बचाने में लगे हुए हैं। तो वो 7 साल की बच्ची सोचती है कि मैं अपनी परेशानी के बारे में अगर पापा को बताऊंगी तो पापा और ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताती है ना। तो यहाँ तक इस स्टोरी को देखते हैं, अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ, इतना कुछ सिखा रहा हूँ, है ना, हर चीज़ को यहाँ पर बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग के साथ साथ MCQ भी दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को भी समझा रहा हूँ। तो मैं अपना फ़र्ज़ निभा ही रहा हूँ, तो तुम्हारा फ़र्ज़ भी है कि तुम वीडियो को लाइक करो, कुछ दोस्तों के बीच शेयर करो, ताकि सर का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, है कि नहीं। चलो भैया, हमारी भी भला कर दो थोड़ा बहुत। तो आज भी मैं बहुत कुछ आपको सिखा पाया। आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।